गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए चलते बेटा, आज का जो वीडियो है संगीत में अपना राग रहेगा। राग किसे कहते हैं इसके विषय में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने वीडियो में पढ़ा था थाट। थाट की जो उत्पत्ति है वो सप्तक से होती है और संगीत में 10 थाट माने गए। और वो 10 थाट बिलावल, खमाज, कल्याण, भैरव, भैरवी, मारवा, पूर्वी, तोड़ी, आसावरी, इन सभी के स्वरों के विषय में हमने पढ़ा था। और आज का हमारा जो अगला टॉपिक है वो रहेगा राग। मैंने बोर्ड पे राग शब्द लिखा है बेटा। राग जो शब्द है, इस शब्द की जो उत्पत्ति है वो रंज धातु से मानी गई है। रंज धातु से इसकी उत्पत्ति मानी गई है और जिसका अर्थ होता है आनंद प्रदान करना। वह शब्द जिससे हमारे मन का रंजन होता है, वो हमारे आनंद की प्राप्ति होती है, उसको राग कहा गया है। संगीत में इस राग की जो परिभाषा है उसमें पंडित सारंग देव जी ने अपने संगीत रत्नाकर ग्रंथ में राग की परिभाषा के विषय में लिखा है कि वह संगीत में ध्वनि जिसमें स्वर और वर्ण से विभूषित होकर हमें आनंद की अनुभूति करवाए, उसको राग कहा गया है। पंडित सारंग जी के अनुसार स्वर और वर्ण से विभूषित जो ध्वनि है, जो हमारे मन का रंजन करती है, हमें आनंद की अनुभूति करवाती है, उस ध्वनि को उन्होंने राग कहा। अभिनव राग मंजरी के अनुसार भी यही बात बताई गई है कि स्वर और वर्ण को मिलाकर आपस में जो गाया बजाया जाता है, जो हमारे मन का रंजन करता है, जो आनंद प्रदान करता है, आनंद पहुंचाता है, मन का रंजन करता है, उसको राग कहा गया है। अभिनव राग मंजरी। अब राग की जो परिभाषा है वो क्या बनेगी, उसके विषय में संगीत के विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार वर्णन किया है। तो संगीत में जो राग की परिभाषा बताई गई वो इस प्रकार से है। बहुत सुंदर वर्णों की रचना, अलंकारों के द्वारा ताल में। बहुत सुंदर वर्णों की वह रचना जो अलंकारों के द्वारा ताल में बांध कर गाई बजाई जाती है, जिसे सुनकर हमारे मन का रंजन होता है, हमें रस की अनुभूति होती है, उसको संगीत में राग कहा गया है। तो इस प्रकार से हम राग की जो परिभाषा है वो रखेंगे। बहुत सुंदर वर्णों की ताल में बंधी हुई रचना जब अलंकारों के द्वारा गाई बजाई जाती है। वर्ण है बेटा, वो अलंकारों के द्वारा गाए जाते हैं। और अलंकार जो है अपने संगीत में स्वर जो होते हैं उसको कहा जाता है, जैसे कि स, रे, ग, म, प। इन स्वरों के अनुसार हम अपने जो वर्ण होते हैं, मन के जो भाव होते हैं, मन के भाव, कवि जब कल्पना करता है तो उसके मन के अंदर अनेकों प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं और उन सभी भावों को रस के साथ बांधता हुआ जब कविता का निर्माण करता है, उस कविता को उसी स्वरों के अनुसार, उसी भाव रस के अनुसार जब गायन किया जाता है, ताल में बांधकर समय के अनुसार जब उसको गायन किया जाता है, तो ऐसी जो रचना तैयार होती है, स्वाभाविक रूप से जब वो हम सुनते हैं, जब जो भी श्रोता उसको सुनता है, उसको आनंद की अनुभूति होती है, उसको आनंद की प्राप्ति होती है, उसके मन का रंजन होता है, उसको बड़ी प्रसन्नता होती है। इस प्रकार से राग की परिभाषा बताई गई है। राग के कुछ नियम भी होते हैं। राग के नियम कौन कौन से होते हैं?
सबसे पहले तो रहेगा कि जो राग बेटा उसकी जो उत्पत्ति है वो किसी न किसी थाट से होनी चाहिए। राग की उत्पत्ति किसी न किसी थाट से होनी चाहिए। राग में जो स्वर हैं, थाट में हमारे पास जो स्वर थे बेटा वो 7 थे और सभी क्रमानुसार थे, नियम में बंधे हुए थे थाट में। अब राग में जो स्वर आएंगे उन स्वरों को छूट दी गई कि आप इन 7 में से कम 5 स्वर ले सकते हो और 6 स्वर ले सकते हो और अधिक से अधिक 7 ही रहेंगे। कम से कम हमारे पास कितने रहेंगे? 5। तो राग की जो उत्पत्ति है वो थाट से होनी चाहिए, थाट से ही उसकी उत्पत्ति होती है। राग बनाने के लिए कम से कम 5 स्वर जरूरी होते हैं, 5 स्वरों का होना बहुत जरूरी है और अधिक से अधिक आप 7 स्वर ले सकते हैं। तो राग जो है बेटा वो 5 स्वरों से भी बनाया जा सकता है, 6 स्वरों से भी बनाया जा सकता है और अधिक से अधिक हम उसमें 7 स्वर रख सकते हैं। राग में वाद्य संवादी, राग में हम मान लो कि 5 स्वर प्रयोग कर रहे हैं तो इन 5 स्वरों में से एक को हम राजा बनाएंगे, एक को हम मंत्री बनाएंगे। राजा जो होता है उसको वाद्य स्वर कहा जाता है, मंत्री संवादी स्वर को कहा जाता है। वाद्य स्वर इसमें मुखिया होता है। इस प्रकार से जो 5 जो स्वर राग में लग रहे हैं उन सभी 5 स्वरों को अलग अलग नामों के अनुसार रखा जाता है। वाद्य स्वर होता है, एक संवादी स्वर होता है और वाद्य संवादी को छोड़कर जो स्वर राग में प्रयोग होते हैं वो सभी अनुवादी स्वर कहलाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए बेटा टोटल हमारे पास कुल स्वर है 7। जिस भी थाट से जो राग लिया गया है, मान लो कि ये थाट है अपना, राग है अपना मालकुंस। मालकुंस राग है और 5 स्वर इसमें प्रयोग हो रहे हैं। मालकुंस जो राग है उसकी जो उत्पत्ति है वो भैरवी थाट से मानी गई है। अब भैरवी जो थाट है उस थाट में 7 स्वर है। अब इन 7 में से हमने कितने लिए? 5 स्वर लिए। तो 5 स्वर लिए और जो 2 स्वर यहाँ पर रह गए, 2 स्वर हमने जिनका प्रयोग नहीं किया, ये दोनों स्वर कहलाएंगे वर्जित स्वर। वर्जित स्वर, इन वर्जित स्वर को विवादी स्वर भी कहा जाता है। विवादी स्वर जो स्वर राग में प्रयोग नहीं किए जाते, यहाँ पर हमारे पास देखिए बेटा थाट के अनुसार 7 थे, हमने यहाँ पर 2 प्रयोग नहीं किए, 5 ही प्रयोग किए। तो जो स्वर राग में प्रयोग नहीं किए जाते वो वर्जित स्वर कहलाते हैं। यदि किसी राग में वो प्रयोग किए जाते हैं तो उनका नाम फिर विवादी स्वर रखा जाता है, फिर वो विवादी स्वर के रूप में पहचाने जाते हैं। एक वाद्य स्वर हो गया, राग का राजा हो गया, एक मंत्री हो गया, 2 स्वर हो गए हमारे पास। राग में टोटल हमारे पास 5 स्वर लग रहे हैं और हमारे पास बचे 3 स्वर। अब जो 3 स्वर बचे वो तीनों स्वर कहलाएंगे अनुवादी स्वर। अनुवादी जो स्वर है उसको प्रजा सेवक अनुचय कहा जाता है। तो इस प्रकार से राग बनता है। तो ये राग के नियम होते हैं इस प्रकार से कि राग में 5 स्वर लग रहे हैं तो 6 लग रहे हैं तो 7 लग रहे हैं, तो इस प्रकार से वो रखा जाता है। राग बनाने के लिए कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वर होते हैं। राग में सा जो स्वर है, सा कभी भी वर्जित नहीं होता है, वर्जित नहीं होगा। किसी भी राग में सा स्वर कभी भी वर्जित नहीं होगा। दूसरी बात, मा और पा, ये 2 ऐसे स्वर हैं जो एक साथ वर्जित नहीं होंगे, एक साथ कभी भी वर्जित नहीं होंगे। यदि किसी राग में मध्यम स्वर वर्जित है तो वहां पर पा लगेगा, और यदि किसी राग में 5 स्वर वर्जित है तो वहां पर मध्यम लगेगा। दोनों में से एक स्वर जरूर रहेगा राग में, ये दोनों स्वर एक साथ राग में वर्जित नहीं होंगे। राग जो है बेटा उसमें रंजकता का होना बहुत जरूरी है। मतलब इसका उसमें आनंद का होना बहुत जरूरी है। थाट में ऐसा नियम नहीं होता है कि वो रंजक, क्योंकि थाट गाए नहीं जाते, थाट गाए नहीं जाएंगे तो रंजकता आनंद कहां से आएगा। दूसरा हमारा पॉइंट राग का जो नियम वो ये बन जाएगा कि राग जो है वो गाए जाते हैं। राग में रंजकता का होना जरूरी है। राग में रस होता है, राग हमें रस की अनुभूति कराता है। इस प्रकार से ये राग का नियम है। जब एक राग किसी भी थाट से बन रहा है और वो दूसरे थाट के स्वरों का उसमें प्रयोग किया जा रहा है, मतलब कि एक जो राग है वो किसी दूसरे थाट के राग में जाता है।
एक राग किसी दूसरे थाट के राग में जाता है तो ऐसे जो राग होते हैं उन रागों को परमेल परवेशक राग कहा जाता है। जो राग, मान लो कि हमारा थाट है भैरवी, अब भैरवी थाट से कोई भी राग बना, अब उस राग का जो नाम रखा जाएगा वो मान लो भैरवी रख दिया। भैरवी थाट का नाम क्या है? भैरवी। राग का नाम क्या है? भैरवी। दोनों नाम एक जैसे हो गए, मतलब थाट की राग की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई? थाट से हुई। तो थाट का जो नाम था वो राग को दिया जाता है। तो ऐसे जो राग होते हैं बेटा, उन रागों को आश्रय राग कहा जाता है। क्या समझे? थाट का जो नाम है उसी नाम के आधार पर राग का जब नामकरण किया जाता है, ऐसे जो राग होते हैं उनको आश्रय राग कहा जाता है। जब एक राग दूसरे राग के थाट में प्रवेश करता है, दूसरे राग के स्वर उसमें प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे जो राग होते हैं उसको संगीत में परमेल परवेशक राग कहा जाता है। तो इस प्रकार से राग के जो नियम होते हैं उस नियमों का पालन किया जाता है और उस नियम के पालन के अनुसार करते हुए, गाइड करते हुए हम आनंद की अनुभूति करते हैं। कोई भी कार्य होता है जो नियम में समय के अनुसार बांधकर जब किया जाता है तो उसको स्वाभाविक रूप से उसका जो परिणाम है वो पॉजिटिव आता है। तो राग जो है, राग में जो नियम बनाए गए संगीत के विद्वानों के अनुसार उस नियमों का पालन किया जाता है और इसी कारण से राग में आनंद की अनुभूति करवाते हैं। आज का जो हमारा वीडियो बेटा वो इतना ही रहेगा। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से राग की जो परिभाषा है, राग के जो नियम है उसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम दूसरा टॉपिक लेके चलेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से इसको अच्छे से समझे। धन्यवाद।